discuss in detail डायनामिक्स एंड प्रेजेंटेशन। डायनामिक्स का हमने पढ़ा था कि डायनामिक्स का मतलब डायनामिक कैरेक्टर वो होता है जो कि डिफरेंट सफरिंग एंड टर्मोइल्स की वजह से रीजनरेट होता है या प्रोग्रेस करता है। तो मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी कि पॉइजर फैमिली किस तरह से रीजनरेट होती है, मतलब वो किस तरह से प्रोग्रेस करती है। देखिए राउंड कैरेक्टर और डायनामिक कैरेक्टर एक जैसे ही है ना, कि जो शुरू में नॉवल के होते हैं वो लास्ट पे वो नहीं होते, और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से गुजरते हुए डिफरेंट सफरिंग से अ, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज आता है उनके कैरेक्टर के अंदर, और एंड पे वो एक या तो बिल्कुल इवल वे में चले जाते हैं या फिर गुड वे में, जिस तरह के एलिजाबेथ और डार्सी के कैरेक्टर में हुआ था। बेटे तो यहाँ पे मुझे पॉइजर फैमिली की समझ नहीं आई, क्योंकि पॉइजर फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं, डायनामिक्स एंड प्रेजेंटेशन यानी कि डायनामिक्स उनका उतार चढ़ाव पॉइजर फैमिली का ना, कि वो उनकी क्या मेंटेलिटी थी। डायनामिक कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही, डायनामिक्स ऑफ पॉइजर फैमिली की बात हो रही है कि किस तरीके से वो जो है पॉइजर फैमिली जो है वो वहाँ पे काम करती थी। मतलब बड़े ही तरीके से वो बड़े हार्ड वर्किंग लोग थे, और किस तरीके से उनका डाउनफॉल होता है ड्यू टू हैटी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं या जो भी है। और उनकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया, किस वे में प्रेजेंट किया गया, तो उनका बैकग्राउंड जो था वो तो सारा प्रेजेंटरी था ना। वो तो एक फार्म पे काम करते थे, और वो अंडर अंडर फ्यूडलिज्म, तो उसके अंदर तो पीजेंट और फ्यूडल रिलेशनशिप दिखाया गया ना, कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो प्रेजेंटेशन आपने बतानी है पॉइजर फैमिली की। और हैटी के साथ मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि आइडियलाइज करते थे अपने जो फ्यूडल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा। ऑर्थोडोनिथॉन को बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन क्या होता है कि आयरनी लाइज इन द सिचुएशन जब हैटी के साथ ये सब कुछ होता है। आयरनी होगी ना, आयरॉनिकली देखा जाए तो जब हैटी के साथ वो सब कुछ होता है, ऑन द अदर हैंड जितना उसको प्यार से पाला पोसा होता है, वो जो है और ही किसी दुनिया के अंदर रह रही होती है, और उसके पॉइजर फैमिली को पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा जो है वो इस हद तक बिगड़ चुका है। ठीक है, ये चीज दिखाई गई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी आया हुआ 2017 सप्ली में यहाँ कि पे। मैम मैं इस क्वेश्चन पे स्टक थी। हम्म। मैं परसीव कर रही थी इस क्वेश्चन को, मुझे यही नहीं मिल रहा था कि किस तरह से वो, मसलन मैंने पूरा समरी मैंने डिटेल पर डाली, लेकिन मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे कि डायनामिक बनती ये फैमिली, क्योंकि कुछ खास चेंजेस नहीं आई लास्ट पे आपने पॉइजर फैमिली में, तो फिर मुझे बेटा नहीं इसमें हुआ, मैंने गलत परसीव किया। डायनामिक्स एंड प्रेजेंटेशन के किस वे में उनका प्रेजेंट किया गया, उतार चढ़ाव उनका किस वे में प्रेजेंट किया गया, वो दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ना, वो लिखा हुआ है एन इम्पोर्टेंट फोकस ऑफ द फाइनल चैप्टर्स ऑफ इलियड्स एडम बीड इज द रिस्टोरेशन ऑफ पॉइजर फैमिली। कैसे पॉइजर फैमिली रिस्टोर होती है। अब यहाँ पे देखिए टू इट्स फॉर्मल पेट्रियार्चल स्टेबिलिटी, यानी कि वो जो उनका एक मकाम जो उनसे छिन जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो किस तरीके से उनकी फॉर्मल पेट्रियार्चल स्टेबिलिटी कैसे जो है वो रीफॉर्म होती है। होता ये है कि जब ये सारा अकॉर्डिंग टू फाइनल चैप्टर ही आना है कि उसके अंदर जब हेटी जो है वो उसको एग्जाइल कर दिया जाता है और फाइनली फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो देखिए पॉइजर फैमिली की दो बच्चियां हैं, एक तरफ हेटी है और एक तरफ डेना मॉरिस है। ठीक है, दोनों ही बच्चियां जो है वो उनके अपने तो औलाद नहीं है, हालांकि वो बच्चे हाँ बिल्कुल मिसेस पॉइजर बहुत अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हैटी डाउनफॉल होता है उस फैमिली का। ठीक है, तो वो किस तरीके से, तो ऑन द अदर हैंड उसको कौन आगे लेके चलता है, क्योंकि यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल इंसाइट और जो इडियट है वो तो एज अ मोरलिस्ट काम करती है ना, तो एंड में विन कौन जीतता है, डिना मॉरिस। ठीक है, तो डिना मॉरिस का जो एक कैरेक्टर है, अगर हैटी जो है डाउनफॉल का बायस बनती है, ऑन द अदर हैंड डिना मॉरिस जो है उस फैमिली की रिफॉर्मेशन का बायस बनती है। कि एक तरफ अगर एक पॉइजर जीती है मैम। मिसेस पॉइजर भी और डिना मॉरिस भी, डिना मॉरिस का हम देखेंगे ना बेटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के फॉइल कैरेक्टर है ना, कि अगर रिस्टोर कैसे हुई थी पॉइजर फैमिली ना,
तो बिकॉज ऑफ डिना मॉरिस वो पूरी की पूरी फैमिली रिस्टोर होती है ना। जब डिना मॉरिस फाइनल चैप्टर्स के अंदर क्या दिखाया गया है, फाइनल चैप्टर्स के अंदर डिना मॉरिस का कैरेक्टर ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से डिना मॉरिस जो है वो एक रोल प्ले करती है कि ताकि वो फैमिली जो है उसकी दोबारा से वो स्टेबल हो जाए। एडम बीट जिसको कि रिजेक्ट कर चुकी होती है हैटी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडम भी डिस्टर्ब्ड होता है। डिना मॉरिस इज़ द कैरेक्टर जो कि वो सारा एक जो हैटी ने तूफान मचा दिया होता है उसको सारे को जो ठीक करती है वो डिना मॉरिस करती है। एंड ड्यू टू डिना मॉरिस जो है वो पॉइजर फैमिली जो है वो अपने फॉर्मर जो एक उनकी स्टेबिलिटी है उसमें वो पूरी आती है। इट मीन्स के रिलीजन एक्चुअली ये देखें ना, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी बयान किया गया है, ठीक है, कि पहले उनकी फैमिली इतना ज़्यादा डेरा मॉरिस को ऑन नहीं करती थी, उसकी बात नहीं सुनती थी, या वहाँ के लोग उसकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन एट द एंड डिना मॉरिस इज द कैरेक्टर जो कि उनकी फॉर्मर पेट्रियार्चल स्टेबिलिटी का बायस बनती है, उनकी उस साख को दोबारा से कायम करती है जो कि उसने बयान किया है। फर्स्ट थ्री जो इसके 3 चैप्टर्स हैं, कितने हैं शुरू के, अगर आप चैप्टर्स पढ़े उसमें सारा वो दिखाया है कि हैटी भाग जाती है, हैटी हैटी के गिर्द सारी कहानी घूम रही है। जो लास्ट चैप्टर्स हैं वो सारी कहानी डिना मॉरिस के गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली दिखाया गया दोनों कैरेक्टर्स को कि किस तरह से दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो पॉइजर फैमिली के लिए एक तो बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बनती है जो कि हैटी होती है, और डिना मॉरिस इज द वन जो कि उसकी पेट्रियार्चल स्टेबिलिटी का बायस बनती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिस्टोरेशन दिखाया गया ना। तो रिस्टोर कैसे होता है कि हर वो चीज़ जो हैटी ने तबाह कर दी होती है उसको डिना मॉरिस रिस्टोर करती है। एडम को कंसोल डिना मॉरिस करती है, एडम की माँ को कंसोल डिना मॉरिस करती है, पॉइजर फैमिली को वापस डिना मॉरिस संभालती है। एडम से दोबारा शादी जो है मतलब बाद में वो डिना मॉरिस करती है क्योंकि एडम टूट चुका होता है। तो यहाँ से डिना मॉरिस इज द ऑन द वन हैंड, इफ हैटी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है पॉइजर फैमिली, तो उसकी डेथ के साथ पॉइजर फैमिली की वो जो डैमनेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। एंड विद द अप्रेजल ऑफ डेना मॉरिस, तो उसकी जो फॉर्मल पेट्रियार्चल स्टेबिलिटी है वो दोबारा से कायम हो जाती है, ठीक है। तो हम इन दो कैरेक्टर्स के हवाले से फिर पॉइजर फैमिली का के दो एक लिखेंगे कि ऑन द अदर हैंड वैसे तो देखिए इसमें दो 4 कैरेक्टर्स है ना टोटल पॉइजर फैमिली के मेन जो है। Mr. and Mrs. Poiser. Mr. Poiser is arrogant. On the other hand, Mrs. Poiser has somehow responsible behavior. And उनकी आगे दो बेटियां जो कि उन्होंने लेके पाली हुई हैं, और एक जो है वो हैटी जो कि अपने डिज़ायर्स के पीछे भागती है और वेल्थ के पीछे भागती है। ऑन द अदर हैंड डिना मॉरिस इज स्पिरिचुअली वेल्दी जो कि एट द एंड जो है फैमिली की स्टेबिलिटी का बायस बनती है। अच्छा जी, और कोई पॉइंट किसी का? फॉइल कैरेक्टर्स, यस, फॉइल कैरेक्टर्स पता है ना क्या होते हैं? फॉइल कैरेक्टर्स दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हैटी और डेना मॉरिस दोनों के ऑपोजिट कैरेक्टर थे, फॉइल कैरेक्टर्स थे। राइट क्रिटिकल नोट ऑन फंक्शंस ऑफ माइनर कैरेक्टर्स इन रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये मैंने आपको रस्टिक कैरेक्टर्स करवा दिए थे। रिलीजन इन एडम वीड, रिलीजन मैथडिज्म था, और रिलीजन का जो रोल है इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन वो हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से रिलीजन जो है वो इंसान की ज़िंदगी में एक सूदिंग इफेक्ट, उसको स्पिरिचुअली अगर कोई चीज़ एलिवेट करती है या मॉरलाइज करती है तो वो हमें रिलीजन करता है, ठीक है। इनफैक्ट इंसान जो है विदाउट रिलीजन जो है वो एक शैटर्ड और स्कैटर्ड किस्म का इंसान है। इफ फेथ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, ठीक है। अगर हमारा ईमान ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिनका नो गॉड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे पीगन्स होते हैं वो गॉड को मानते ही नहीं है, वो नो गॉड कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से एक्चुअली रिलीजन का यहाँ पे क्यों दिखाया गया है, रूरल लाइफ को दिखाया गया ना। जो अर्बन लाइफ होती है, सिटी लाइफ होती है, उसमें रिलीजन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। लोग इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगियों से रिलीजन निकल जाता है। अगर हम लॉम शायर को जो है वो कंपेयर कंट्रास्ट करें स्टोनी शायर के साथ,
तो हम ये देखते हैं कि दो कंपेयर एंड कंट्रास्ट किए गए, एक वो जहाँ के लोग स्पिरिचुअली डेड थे और एक वो एरिया था जहाँ के लोग जो है वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे। ठीक है, और फिर फाइनली जो है हम देखते हैं लॉन्गशायर को कौन जो है वो उसको रिट्रीव करता है या वहाँ के एनवायरनमेंट को दोबारा से ताज़ा किया जाता है। उसमें फिर रिलीजन का पार्ट आता है कि वो डिना मॉरिस टोनी शायर से आती है और फिर वो अपना रोल प्ले करती है। अच्छा जी, उसके बाद 2017 सप्लीमेंट्री है। ये अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फाइनल चैप्टर्स जो हैं वो फॉर्मर पेट्रियार्चल जो उनकी स्टेबिलिटी है वो रिफॉर्म होता है। राइट क्रिटिकल नोट ऑन अपीयरेंस एंड रियलिटी इन एडम बीड। अपीयरेंस क्या थी और रियलिटी क्या थी? ठीक है, हैटी वाज अपीयरेंटली ब्यूटीफुल बट इनवर्डली शी वाज स्पिरिचुअली डेड। ठीक है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में इसमें बहुत कुछ आ जाता है। अपीयरेंटली वहाँ के लोग फ्यूडल्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम पीजेंट फ्यूडल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो पीजेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे फ्यूडल्स को, लेकिन इनवर्डली जो फ्यूडल्स थे वो इतने ज़्यादा अपनी दौलत में, वेल्थ में जो है उसके नशे में इतने गुम हो गए थे कि वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एडम की, तो एडम बहुत ज़्यादा शुरू में स्टबर्न होता है, वो किसी की गलती माफ़ नहीं करता, बट एट द एंड जो है उसके अंदर एक चेंज आता है और वो हैटी को माफ़ कर देता है। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में हम ये भी देख सकते हैं कि अपेरेंटली लॉन्गशायर वाज वेरी ब्यूटीफुल बट इनवर्डली उनके जो लोग थे वो स्पिरिचुअली डेड थे। सेम लाइक हैटी। ऑन द अदर हैंड स्टोनी शायर जो है वो एक हार्ड जगह थी, लेकिन वहाँ के लोग जो है स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे। टिना मॉरिस इज द कैरेक्टर जो कि जिसको शायद लॉन्गशायर के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन डिना मॉरिस इज द कैरेक्टर इन रियलिटी जो कि वहाँ की जो स्टेबिलिटी है पॉइजर फैमिली की उसको बरकरार रखने में, उसको रीफॉर्म करने में, उसको रीस्टोर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अपेरेंटली जो है वो हम अपनी डिजायर्स के पीछे भागते भागते अपने आप को भूल जाते हैं इन रियलिटी। ठीक है, हम अपनी डिजायर्स को इतना आगे रख देते हैं कि हम अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, और सेल्फ को एक्सप्लोर हम तब करते हैं जब हम सफरिंग से, एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। तो अपेरेंस वर्सेस रियलिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अपेरेंटली जो है देखा जाए तो मिस्टर एंड मिसेस पॉइजर्स जो हैं वो लगता है ऐसे था जैसे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बट वो नहीं जो है वो अच्छे पेरेंट्स जो हैं वो हम उनको देख सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद है सप्लीमेंट्री। हाँ, एक और भी, एडम वीड। अपेरेंटली जब उसकी माँ उसको शुरू में कहती है कि डिना से शादी कर लो, उस वक्त तो एडम को समझ नहीं आती, बाद में फिर वो डिना मॉरिस से शादी कर लेता है। उसके बाद 2016 सप्लीमेंट्री। हाउ फार डू यू थिंक दैट एंडिंग ऑफ जॉर्ज इलियट एडम वीड इज इफेक्टिव? एवेलुएट क्रिटिकली। कैसे एंडिंग जो है वो इफेक्टिव थी? अभी जो मैंने आपको डिना मॉरिस का रोल बताया था कि किस तरीके से पॉइजर फैमिली जो है उसकी साख बरकरार हुई थी, आप वो लिख सकते हैं इसमें। राइट क्रिटिकल नोट ऑन एनी ऑफ दीज फॉलोइंग: जेन ऑस्टन, सोशल रियलिज्म, जॉर्ज इलियट, मोरालिटी, थॉमस हार्डी, व्यू ऑफ नेचर। यहाँ पे देखिए जॉर्ज इलियट, मोरालिटी। ठीक है, ये तो आपको वैसे ही मैंने पढ़ा दिया है, आराम से करंट नोट्स वाला आप लिख सकते हैं। Of all George Eliot's novel, Adam B possessed the most clearly discernible pattern. और यहाँ पे कहते हैं जितने भी जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स हैं, एडम बीट जो है मोस्ट क्लियरली डिसर्निबल पैटर्न जो है वो पोजेस करता है। बताएं जनाब, डिसर्निबल पैटर्न क्या होता है? एनी वन क्लास, व्हाट इज डिसर्निबल पैटर्न? ठीक है, मोस्ट क्लियरली डिसर्निबल पैटर्न। डिसर्निंग कहते हैं हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट। ठीक है, सिलेक्टिव या बहुत ज़्यादा जुडिशियस जो है वो पैटर्न यहाँ पे शो किया गया है। इसमें पोएटिक जस्टिस दिखाया गया है कि जो इवल है उसको जो है वो पनिश किया जाता है और जो गुड होता है उसको रिवॉर्ड किया जाता है। डिसर्निबल पैटर्न यानी कि पूरी की पूरी जो कहानी थी
वो जो है मोरालिटी बेस्ड कहानी थी, जिसके अंदर गुड को हमेशा जो है प्रेज किया गया है और इवल को पनिश किया गया है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने बताना है कि किस तरीके से क्या वाकई ये एक मोरालिटी बेस्ड कहानी है। ऑब्जर्वेबल पैटर्न नहीं कहेंगे इसको हम बेटा, डिसर्निबल मीन के जुडिशियल, यानी कि ऐसा पैटर्न जिसमें जो है मोरालिटी बेस्ड बात की गई है, जुडिशियस बात की गई है, इंसाफ के पैमाने को सामने रख के जो बात की गई है, वो डिसर्नेबल पैटर्न है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन के उससे नहीं हम बात करेंगे। क्रिटिकल नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मैथडिज्म ऑफ एडम बीड। ठीक है, एडम बीड मैथडिज्म। अच्छा जी, राइट क्रिटिकल नोट ऑन एनी जॉर्ज इलियट मोरालिटी, ये आप आराम से लिख देंगे। डिस्क्राइब जॉर्ज इलियट आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एडम बीड, ये आपको करवा दिया। मैथडिज्म, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एडम बीड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इमोशनल टर्मोइल विद इन हिम, आपके करंट नोट्स में लिखा हुआ है इसका आंसर। Write critical note on any two of the following. George Eliot, intimate knowledge of country life and interest. अभी हमने country life को डिस्कस किया। लॉम शायर, स्टोनी शायर, हिप्स, स्लोब, हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि वहाँ की लाइफ कैसी थी, क्या क्या कुछ था वहाँ पे, क्या किस तरीके से उसने उस लाइफ को, वुड इट बी pertinent to interpret George Eliot Adam Bede as an attainment of a better understanding of life. वो कहता है यहाँ पे, क्या ये पर्टिनेंट है कि हम इंटरप्रेट करें जॉर्ज इलियट एडम बीड को कि वो एक अटेनमेंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को, के थ्रू के इंसान जो है विद द एक्सपीरियंस जो है वो इन लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर, मतलब एट द एंड सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर टू कैरेक्टर हम देखते हैं कि हर कोई एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कहानी आपके सामने थी, वही एक्सपीरियंस, टर्मोइल, सफरिंग, ये सारी चीज़ें करते करते एट द एंड सब बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और हैप्पी एंडिंग होती है फिर उसकी। ऑफ ऑल जॉर्ज इलियट नॉवेल्स एडम बीड पोजेस द मोस्ट सेम क्वेश्चन। ठीक है, जॉर्ज इलियट्स विजन, जॉर्ज इलियट का विजन क्या था? मोरालिटी। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल इंसाइट पे बात करती थी और वो मोरालिटी बेस्ड बात करती थी। हाउ फॉर डू यू थिंक दैट एंडिंग ऑफ जॉर्ज इलियट एडम बीड इज इफेक्टिव, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जॉर्ज इलियट एडम बीड इज नथिंग बट एडम ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडम बीड का कैरेक्टर। The novels of George Eliot are organic wholes in as much as story, characters, and social environment as well integrated. ऑर्गेनिक होल पता है किसे कहते हैं? प्लॉट को कहते हैं। प्लॉट को अगर दूसरा नाम दे तो हम उसको कहते हैं ये एक ऑर्गेनिक होल है। व्हाट इज द प्लॉट? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट, सॉरी एन इवेंट नहीं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि वेल निट होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट जो होता है उसके जितने भी इवेंट्स होते हैं वो वेल निट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब ये पूरी कहानी जो है वो एडम बीड के गिर्द घूम रही थी। ठीक है, कैरेक्टर्स और सोशल एनवायरनमेंट बड़े वेल निट थे इस पूरे इवेंट्स के अंदर ना। तो कैरेक्टर, मेन जो कैरेक्टर था वो एडम बीड था और मेन सेटिंग जो है वो लॉन्गशायर थी। ठीक है, जहाँ पे एडम बीड और हैडी रहते होते हैं और उसके बाद वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट, उसका रोल और किस तरीके से प्लॉट यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो प्लॉट है उसके, उसको आपने बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लॉट वाला क्वेश्चन ना आपके बुक में दिया हुआ है, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, जैसे आप एक ड्रामा देखते हैं ना, आप पहले कहते हैं पहली किस्त में यूं हुआ था, फिर यूं हुआ था, फिर यूं हुआ था और फिर उसके ये साइड इफेक्ट्स हुए थे। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, अपनी बहन को कहानी सुना रहे होते हैं एक मूवी की, तो दैट इज द बेसिकली हम उसको प्लॉट बता रहे होते हैं उसका कि ये प्लॉट था। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। और फिर उसमें दूसरी चीज़ ये होती है, उसका एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। ठीक है, और वो आपस में वेल नेट होते हैं। Write critical note on any two of the following. George Eliot realism in Adam Bede. Yes, 2008 में है। Adam Bede reflect George Eliot's psychological insight to human characters and motives. ये ऑलरेडी अभी जो 2019 वाला क्वेश्चन आपको दिया था उसको आसान अल्फाज में करें तो वो यही वाला है। ठीक है, राइट क्रिटिकल नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जॉर्ज इलियट आर्ट ऑफ नॉवल राइटिंग। यस, क्या था जी उसका आर्ट ऑफ नॉवल राइटिंग? नंबर 1 वो मॉरलिस्ट थी, नंबर 2 वो साइकोलॉजिकल इनसाइट पे ह्यूमन
एक्सपीरियंस पे, उसकी मोटिवेशंस पे, इस पे बात करती थी। फिर हेटी इज प्रोफाउंडली एंड एटर्नली सेल्फिश। हेटी का कैरेक्टर आ जाएगा, जॉर्ज इलियट आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। बीइंग सुपीरियर टू हेटी to Hattie both in years and in experience of world, author responsibility is much greater. ये मैंने आपको पढ़ाया भी था और बताया था कि ऑर्थर और उनका रोल जो है हेटी की लाइफ में वो कैसा था। हेटी लिव सिंपली बाय कोऑर्सिव मोरालिटी ऑफ कम्युनिटी, व्हेन इट इज ब्रोकन शी इज डिस्ट्रॉयड। हेटी जो है वो एक कोऑर्सिव मोरालिटी ऑफ कम्युनिटी में रह रही थी, और जब ये ब्रोकन हुई तो वो खत्म हो गई। यानी कि वो एक कम्युनिटी के हिसाब से जो है, कोऑर्सिव मोरालिटी कहते हैं एक ऐसी मोरालिटी जो इंसान के ऊपर फोर्सली उसको कहा जाता है कि तुमने ऐसा ही रहना है। मिसेस पॉइजर जो है वो जो है हेटी को फोर्स करती थी कि तुम इस तरह की लाइफ, यानी कि उसको जितना दबाया गया वो और ज़्यादा आगे जाती गई। ठीक है, तो वो एक ऐसी लाइफ को आइडियलाइज करती थी, और वहाँ के लोग, वहाँ की जो कम्युनिटी है, स्पेशली एक पीजेंट क्लास जो है, उनकी कोर्सिव मोरालिटी उनको अलाउ नहीं करती थी कि वो इस तरह की लाइफ को डिज़ायर करें। तो जब वो ब्रोकन हुई तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। यानी कि वो जब उस मोरालिटी को, उसको फोर्सफुल बाय फोर्स जो उसको उसके ऊपर एक मोरालिटी अप्लाई की हुई थी, जब वो ब्रोकन हुई तो वो टूट गई। यानी कि कोर्सिव मोरालिटी ये होती है कि हम एक सोसाइटी के हिसाब से जी रहे होते हैं, और वो हमारी, आप समझ लें, मजबूरी है। गांव में जो खवातीन होती हैं अक्सर के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, लेकिन कोर्सिव मोरालिटी उसको क्या कहती है कि तुम बस ये जुल्म बर्दाश्त करो, बाकी सारों के शोहर भी मारते हैं तो फिर क्या हो गया अगर एक तुम्हारा शोहर मारता है, शोहर तो ऐसे ही होता है। ठीक है, गाँव की लाइफ बड़ी डेंजरस किस्म की होती है। तो ये है ज़रा, तो ये कोर्सिव मोरालिटी है कि औरत के ऊपर फोर्स कर दिया गया कि तुमने ही सब्र करना है बस। ठीक, तो राइट क्रिटिकल नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। जॉर्ज इलियट आर्ट ऑफ नरेशन, उसका आर्ट ऑफ नरेशन स्टोरी टेलिंग। द कैरेक्टर ऑफ एडम बीज इज बिल्ड अप from the firm foundation of native sagacity and an indomitable sense of justice। वो कहता है कि एडम बीट जो है कैरेक्टर, वो क्या है, एक फर्म फाउंडेशन थी ऑफ नेटिव सेगैसिटी। नेटिव सेगैसिटी वहाँ की इलाकाई जो सेगैसिटी थी, अपराइटेडनेस थी, वो उसकी फर्म फाउंडेशन थी। वहाँ के लोग जो थे वो भी इसी तरह के एरोगेंट से थे या जो भी थे। और फिर एक इनडोमिटेबल सेंस ऑफ जस्टिस, वो उसके अंदर एक एरोगेंस थी, वो एक अपराइट किस्म का इंसान था, झूठ बर्दाश्त नहीं करता था। कोई बैगर आता था तो उसको वो डांट देता था। तो वो कहता है कि वो जो है एडम कैरेक्टर जो है वो एडम बीट, वो किस चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो इनडोमिटेबल सेंस ऑफ जस्टिस को भी शो करता है। Unlike Hetty, Adam Bede is a man we called upon to understand in depth. Where she is static and bewildered, he is evolving and aware. ठीक है, एडम बीड और हेटी का आपस में कैरेक्टर का कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, ये मैंने लिख भी दिया। 2004 traced the element of Adam Bede's self-realization through a process of emotional turmoil. Same जॉर्ज इलियट आर्ट ऑफ। ठीक है, ये बेटा आप सारों के हो गए 2004 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों का टेस्ट ड्यू हो गया है एडम बीट का, इंशाल्लाह। अब कब देना है भाई एडम बीट का टेस्ट? सैटरडे को वेल प्रिपेयर्ड करके मुझे देना है। मुझे लगता है ये चारों नॉवेल्स में सबसे आसान नॉवल मुझे तो एडम बीट ही लगता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग, कुछ समझ ना आई हो? अच्छा बेटा, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू कमर्स आए हैं आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि जो बुक्स मैंने आपको बताई है ना, एटलीस्ट उनको फॉलो करें। ठीक है, देखिए मार्केट में तो हर तरह की बुक मिल रही है, हर तरह की बुक मिल रही है, लेकिन बात ये है कि जब तक आपका और मेरा सिलेबस सेम नहीं होगा ना। अब देखें, आपको ये स्टेटमेंट इसलिए समझ आ रही है कि ये स्टेटमेंट आपके सामने भी खुली है और ये स्टेटमेंट मेरे सामने भी खुली है। अगर आप एक पास पेपर की डिफरेंट बुक उठा लें और मैं पास पेपर की डिफरेंट बुक उठा लूँगी तो हम सारे पेज पर लटते रह जाएंगे और समझ हम सारों को कुछ नहीं आता। ठीक है, सेम इज द केस। आपके पास बेटा जोन सी भी बुक है आप उसको रखें अपने पास। जितनी भी किताबें वो अच्छी हैं, उनको कंसल्ट करने के लिए रखें अपने पास। लेकिन जैसे मैंने एक सिलेबस एकेडमी का लगाया हुआ है, काइंडली
उसको जब मैं पढ़ा रही होती हूँ उसको फॉलो करें। अगर मैं आप लोगों को नॉवल पढ़ा रही हूँ, काइंडली नॉवल की बुक तक ही रहें, आप पीछे पोइट्री या ड्रामा या कुछ और मत खोले। मैं आप लोगों को खुद गाइड करूंगी कि आगे करना क्या है, ठीक है, आगे कैसे चलना है। मैं नॉवल पढ़ा रही होती हूँ, स्टूडेंट मुझसे पोइट्री के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ऐसे बेटा होता ये, देखिए अभी बिल्कुल आखिरी 3-4 महीने चल रहे हैं ना, इस वक्त सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। आप बेटा आप लोगों के लिए मैं एक उस्ताद हूँ, लेकिन मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और मैंने हर स्टूडेंट को आंसर करना है, हर स्टूडेंट को रिप्लाई करना है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को ये समझें कि एट दिस टाइम सिर्फ बर्डन आपके ऊपर नहीं है, बर्डन मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। सो काइंडली जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, वैसे वैसे बस चलते जाए, एक एक्सपीरियंस बेस है ना। हाँ, बाकी ये कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैं कह रही हूँ कि वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स के को बाय करके और पैरेलल पे एक एक सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर कर लें, तो दैट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी ये है कि हमारा एक बैच और स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो कि 12 बजे क्लास होती है, वो पार्ट 1 की ही है। उधर अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को नॉवल पढ़ा रही हूँ, जैसे ही उनका नॉवल खत्म हो जाएगा तो हम वहाँ पे ड्रामा शुरू कर देंगे। इधर आप लोगों का नॉवल के बाद जो कल न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो प्रोज स्टार्ट हो रहा है। प्रोज और नॉवल ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये जो आखिरी 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मार्क्स गेनिंग है। अमेरिकन लिटरेचर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे अमेरिकन लिटरेचर अब रिवाइज नहीं होगा। तो अगर किसी ने ऑडियो बाय करनी है वो अमेरिकन लिटरेचर की बाय कर ले, जो अब रिवाइज होना ही नहीं है। और फिर अगर किसी ने नॉवल कंप्लीट नहीं किया तो बेटा वो नॉवल अमेरिकन लिटरेचर ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये अब रिवाइज नहीं होंगे। हमारे आखिरी 3 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, दैट इज द प्रोज एंड देन द पोइट्री। आखिरी सब्जेक्ट हमारा पोइट्री होगा। ड्रामा मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि कोमल भी इवनिंग क्लासेस में, कोमल की प्रोज कंप्लीटेड है, एक और स्टूडेंट है उसकी प्रोज कंप्लीटेड है, तो मैं ये 2 स्टूडेंट हैं जो प्रोज के हैं, इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी उधर ड्रामा के ग्रुप में, ठीक है। बाकी ये कि जो लेट कमर्स हैं, अगर वो सिर्फ लेट कमर्स की बात करें, बाकी इस ग्रुप से कोई भी नहीं हिलेगा, ठीक है। किसी ने ये नहीं कहना मैम मैं उधर भी चली जाऊँ, अभी सारे आराम से एक क्लास, इसके बाद पोइट्री स्टार्ट होना है प्रोज के बाद, और वो हमारा इस ग्रुप का जो 7:30 बजे वाला ग्रुप है उसका आखिरी सब्जेक्ट होगा पोइट्री, ठीक है। तो अब आप लोगों के नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 3 सब्जेक्ट्स कवर होने जा रहे हैं। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कवर नहीं होंगे दोबारा से, वो आपका अमेरिकन लिटरेचर और नॉवल है। नॉवल आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अब इधर से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बता दें। मैंने आपको फर्दर आगे अपना स्केड्यूल जो है वो लॉन्च कर दिया है। बेटा जिनका ड्रामा रह गया मैं वही आपको बता रही थी, जो लेट कमर्स हैं, जिनका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रामा कंप्लीटेड है। जिनका ड्रामा कंप्लीटेड नहीं है और वो लेट कमर्स हैं, वो 2 ग्रुप्स में जाके डिवाइड हो जाएंगे, 2 ग्रुप्स में आप लोग आएंगे, ठीक है। तो ये है सारा जो प्लान है फर्दर आगे के, बट होपफुली लेट्स सी। अभी तक तो एग्जाम्स की कोई डेट आई नहीं है, सफ़ा आपका भी कंप्लीट नहीं है। बस ये जिन जिन का ड्रामा कंप्लीट नहीं है वो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीक मैंने ड्रामा स्टार्ट करवा देना, उनका आखिरी नॉवल चल रहा है। आप लोगों का आज आखिरी नॉवल कंप्लीट हो गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का आखिरी नॉवल जो है फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उनका जो है ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, उनके ड्रामे के साथ मैंने आप लोगों का भी पार्ट 1 का ड्रामा स्टार्ट करवा देना, क्योंकि सेम है सिलेबस, ठीक है। जितने भी लेट कमर्स हैं, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि जितने भी लेट कमर्स हैं बेटा, जिन जिन का ड्रामा कंप्लीटेड नहीं है वो फिर मुझे बता दीजिएगा, वो मैं देख लूँगी। लेकिन अभी जो ये वाला ग्रुप है इसमें आखिरी 2 सब्जेक्ट्स चलेंगे, वो प्रोज और पोइट्री है बस, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला आई विल रिवाइज द ड्रामा। अगर नहीं टाइम मिला तो ये आपकी यहीं पे क्लासेस एंड हो जाएंगी और उसके बाद टेस्ट सेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रह गए जो लेट कमर, जो जॉबियंस हैं या जिनको लगता है हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट 3 पेपर्स की तैयारी करें, ठीक है, और इतनी अच्छी कर लें कि वो एग्ज़ाम्स देने के काबिल हो जाए बस। और किसी तरीके से आप 3 पेपर्स क्लियर करें
और आपका 1 साल बचता है अगर आप 3 पेपर्स क्लियर करते हैं तो, क्योंकि फिर आप सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका 1 साल बच जाएगा। ठीक है, तो ये है एक बाकी आगे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसे लेट कमर्स आए हैं, उनका मेंटल कैलिबर इतना अच्छा है कि आई होप कि अगर वो पिछले पुराने लेक्चर्स भी जो है वो बाय करके अगर वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, जब तक हमारा ड्रामा स्टार्ट नहीं होता, जिन स्टूडेंट्स का अमेरिकन लिटरेचर कंप्लीटेड नहीं है, जिन्होंने इस मंथ ज्वाइन किया है या अमेरिकन लिटरेचर के बाद ज्वाइन किया, बेटा वो एटलीस्ट अमेरिकन लिटरेचर जो है उसको कवर कर लें, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर अगर टफ है ना तो अमेरिकन लिटरेचर मार्क्स गेनिंग भी है। ठीक है, तो अमेरिकन लिटरेचर मैंने अब दोबारा रिवाइज नहीं करना, ना ही मैं नॉवल अब दोबारा रिवाइज करूँगी, सिर्फ आखिरी 3 जो है सब्जेक्ट वो रिवाइज होंगे और ये सिर्फ लेट कमर्स के लिए होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस कवर होके वो आपसे पहले फ्री होके बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन मैंने अनाउंस कर देना है लास्ट एक महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आप लोगों की मुझे फाइनल डेट पता चलती है। अभी तो जो कोरोना का एक और फेज़ आ रहा है, लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन बहरहाल जैसे ही मुझे आप लोगों की फाइनल डेट पता चली ना, मैंने यहाँ से टेस्ट सेशन ग्रैंड टेस्ट अनाउंस कर देने हैं। ग्रैंड टेस्ट में सिर्फ वो बच्चा पेयर हो सकता है जिसकी तैयारी होगी, वो उसमें अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम उसमें पढ़ाएंगी भी और साथ टेस्ट भी। मैं बिल्कुल ग्रैंड टेस्ट में कुछ भी नहीं पढ़ाती, सिर्फ पास पेपर डिस्कशन होती है एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाते हैं। 2 छुट्टियां होती हैं और 2 बुक्स आपके टेस्ट, फिर 2 छुट्टियां 2 बुक्स टेस्ट। इस तरीके से 1 डे में आपने एक बुक कवर करनी होती है, तो मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा कि इस तरह से हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं। ठीक है, और फिर उसकी बेस पे मुझे अंदाज़ा हो जाता है इन सारे स्टूडेंट्स के कितने नंबर आने हैं। वो बेसिकली आपकी एक रिवीजन होती है, ताकि वो जो एक खौफ है एग्जामिनेशन का वो आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, ये प्लानिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स की। और दोनों ही टेक्स्ट बुक्स हैं, ड्रामा की भी टेक्स्ट बुक्स हैं और पोइट्री भी टेक्स्ट बुक्स हैं, दोनों को कवर होने में टाइम लगता है। प्रोज आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, बट ड्रामा जो है और पोइट्री, इनका टेक्स्ट बहुत लेंदी है, इस वजह से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि इन 2 सब्जेक्ट्स को टाइम लगेगा। सही है, तो बाकी अब मैं इतना ही कर सकती थी कि मैं पैरेलल पे 2 क्लासेस आपकी स्टार्ट कर देती ताकि आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि बेटा मैं बैठी हुई हूँ, जितना मुझसे हो सका उतना, मेरी जान है उतना मैं कर दूंगी, बाकी हिम्मत आप लोगों ने भी करनी है। लेकिन ये मत करें कि मैं इधर आपको पढ़ा रही हूँ प्रोज नॉवल पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ करंट नोट से, आपने खोली हुई है एनकेएम। एनकेएम आप ज़रूर खोलें, लेकिन मेरा लेक्चर सुनने के बाद खोलें। जब मैं पढ़ा रही हूँ, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं करंट नोट से पढ़ा रही हूँ, काइंडली सिर्फ उसी को कंसल्ट करें, क्योंकि जो वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सामने खुला हुआ है, जब तक वो आपके हाथ में सेम मटेरियल नहीं होगा आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम हमारे घर में ये बुक पड़ी हुई है तो हम इस बुक से बिल्कुल करें आप तैयारी। पीडीएफ आपको इसलिए शेयर किया जाता है कि एटलीस्ट आपका और मेरा सिलेबस सेम हो जाए। मार्केट में किताबें भरी पड़ी हैं मास्टर्स की, ठीक है, और आप ये देखें कि करंट नोट्स को कोई भी नहीं जानता था। तो मैं बेसिकली ये नहीं आपको कह रही कि आप करंट नोट्स पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली एक सिलेबस लगाया था एकेडमी के अंदर कि ये एक सिलेबस है, इसके थ्रू शायद मेरा और आपका मटेरियल सेम हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी, बेसिकली समझाने के लिए। प्रोज की कल हम रीड्रेस ऑफ पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि अब फास्ट ट्रैक चल रहा है ना, अभी जो फास्ट ट्रैक की जो बुक्स हैं, रीड्रेस ऑफ पोइट्री कल हम शुरू करेंगे और इसमें हम रसल नहीं करेंगे, रसल की जगह हम जो है रीड्रेस ऑफ पोइट्री करेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम रीडर्स ऑफ पोइट्री स्टार्ट करेंगे। रीडर्स ऑफ पोइट्री में ना आप एनकेएम की बुक ज़रूर बाई कीजिएगा, एनकेएम में रीडर्स ऑफ पोइट्री बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो बेटा कोई मसला नहीं है, जिसका ड्रामा नहीं हुआ देख लेंगे, मंडे को ही स्टार्ट हो रहा है ना, देख लेंगे। ठीक है, अभी प्रोज पे आए। ठीक है, प्रोज पे आए, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं अभी वो ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन?
मैम प्रोज की कौन सी बुक्स बाय करनी है, कौन कौन सी वो बता प्रोज दो। की प्रोज की आपने सिर्फ जो है